प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके चैनल आरएसपी एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं औसत का आज कुछ भाग लेकर आया हूं और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, ये लिखा हुआ है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। ये दो जगह हम इंगित कर रहे हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? मैं एक क्वेश्चन और लिया। क्रमागत का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे। दूसरे क्वेश्चन में मैं लिया हूं 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या यहां भी पूछ दिया गया है। इसके बाद अब सम की बात का है। सम संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो 2 4 6 8 ऐसे चलता है। अगले क्वेश्चन में ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो B और D का गुणनफल क्या होगा? इसमें बड़ी संख्या नहीं पूछा है, लेकिन सवाल की कैटेगरी वही है। जे विषम क्रमागत का मतलब हुआ 1 3 5 7 9 11, इस तरह से ये विषम का चलता है। आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को अगर लिख के लगाएंगे तो बहुत काफी समय लगेगा। बेसिक चीज से बेसिक फंडामेंटल अगर लगाते हैं तो उस पर भी आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए मैं लाया हूं कुछ खास यहाँ पे कि आप देखेंगे और लगा देंगे, मतलब कलम न उठा के लगा देंगे, देखेंगे क्वेश्चन को और ऐसे ही लग जाएगा। करना क्या होता है आप देख लें। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन मैं इसलिए पहले से रखा क्योंकि तीनों में समानता आप जानेंगे तब समझ पाएंगे नियम को। तो यहाँ एक है क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 5, और दूसरा है सम क्रमागत, तो इसका 2 4 6 8। विषम क्रमागत 1 3 5। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो डिफरेंट है वो 2 का है और इसमें जो डिफरेंट है वो 1 का है। निश्चित तौर से मैं जो नियम बताने जा रहा हूं उसको गौर से आप सुनेंगे। सम विषम का जब सवाल इस तरह का पूछता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, प्रिय विद्यार्थियों, इसका डिफरेंट बराबर होने के कारण दोनों पर नियम वही लगेगा। और नियम है क्या, आपको बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देखिए, जो अब 4 क्रमागत संख्या है इसमें से 1 घटा देते हैं, कितना आया? 3 आया। और यहाँ पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ करना नहीं होगा आपको। अब 3 जो लाए हैं, 4 में से 1 घटाने पर 3 जो लाए हैं, इसको जब इसमें हम जोड़ेंगे औसत में तो सबसे बड़ी संख्या पा जाएंगे। और इसी को जब इसमें से घटाएंगे, 27 में जब 3 को जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या, और 27 में से 3 को जब घटाएंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगा। इस प्रकार से सीधे क्या 27 में 3 जोड़ना नहीं जानते हैं? जानते हैं। इसलिए अब इसका हो जाएगा नंबर 1 सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का आंसर हो जाएगा 27 प्लस 3 30 होगा। और इसमें केवल बड़ी संख्या ही नहीं पूछ सकता है, इसमें सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है। मैंने अभी बता ही दिया, जब जोड़ेंगे 3 तो बड़ी संख्या और घटाएंगे 3 तो छोटी संख्या पा जाएंगे। इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई? 27 में से 3 घटाएंगे 24। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, यही पूछा गया है आपसे, तो 30 होगा। और सबसे छोटी संख्या 24 होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया कि सबसे बड़ी निकाल रहे हैं, सबसे छोटी भी पूछ सकता है।
इस तरह के यहाँ भी सवाल मिले हैं आपको। ये विषम पर है, मेरे बताने के अनुसार नियम वही लगेगा। सबसे बड़ी संख्या डी है इसमें और सबसे छोटी संख्या क्या है, ए है। तो अब हमें बी और डी का गुणनफल निकालना है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, आता है एग्जामों में। बी और डी का गुणनफल निकालना है तो डी तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3 जब जोड़ देंगे 42 में तो डी का मान मिल जाएगा। तो डी का मान आ गया कितना, 42 प्लस 3 45। सबसे बड़ी संख्या निकल गई 42 और 3 कितना हुआ, 45 हो गया। अब हमको सबसे छोटी संख्या भी प्राप्त कर लें। सबसे छोटी संख्या ए है। एक को बताया मैंने घटा के निकालेंगे तो 42 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 39। चूंकि क्रमागत विषम है, विषम क्रमागत 2 बढ़ता गया है, देख लीजिए। 1 के बाद 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। तो 2 बढ़ता गया है। तो अगर बी का मान हम निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो 39 में हमें 2 जोड़ देना होगा। इसी तरह सी का मान निकालना होगा, 39 2 41, अब 41 2 43। डी का मान निकालना होगा, 43 2 45 निकला हुआ ये। तो यहाँ की सीरीज तो साफ साफ है, छोटी संख्या ज्ञात करके 2 जोड़ते जाओ, सब संख्या मिल जाएगी। चाहे हमसे गुणा करने के लिए कहे, चाहे भाग करने के लिए, चाहे जोड़ करने के लिए हम कर लेंगे। हमको बी और डी का गुणनफल निकालना है। बी का मान हम निकालेंगे 41, अब डी का मान है 45, गुणा कर देंगे। 45 से कम 45, 45 से कम 45 को 5, हासिल हुआ 4, 45 का 180 और 4 84, 184। इसका मतलब 1895 आपका आंसर आना चाहिए। एक बार बुरा और चेक कर लेते हैं। 45 से कम 45, 45 का 180, हासिल 4 जोड़ेंगे 184 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। अब बारी आ गई, मैंने इसमें कितना घटाया, 1, इसमें भी घटाया 1। गौर करेंगे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 1 घटा के जो आया 3 जोड़ा तो बड़ी संख्या को आ गया, घटाया तो छोटी संख्या। उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन था, इसको भी हमने उसी तरह लगाया। 3 घटाया 1, 4 में से 3 पाया, 3 जोड़ दिया तो बड़ी संख्या डी का मान आ गया, और 3 घटाया तो सबसे छोटी संख्या ए का मान आ गया। सबसे छोटी संख्या ए में अगर 2 बढ़ाते जाएंगे तो अगली संख्याओं को पाते जाएंगे। इस प्रकार से हमने बी को प्राप्त कर लिया 41। अब एक बी और डी का गुणनफल पूछा है, तो बी और डी का गुणनफल, अब बी गुणे डी का मान आ गया 1845, मैंने यहाँ निकाला है। अब बारी आ गई इसकी, ये क्रमागत है, इसको कैसे लगाएंगे। इसमें भी वही दाव, 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, आया कितना 6। अब 6 बंद हो, यहाँ समझ लीजिए, अगर डिफरेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिफरेंट 2 है, तो यहाँ डिफरेंट 1 है। 2 का आधा है कि नहीं है, इसलिए सम विषम के नियम में केवल 1 घटाया जाएगा। लेकिन इसमें 1 घटाने के बाद 2 से भाग कर देंगे, 3 आया। 3 जब जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या पाएंगे और 3 घटाएंगे तो छोटी संख्या पाएंगे। इसलिए यहाँ भी सबसे बड़ी संख्या का मान हो जाएगा 33 प्लस 3 बराबर 36। अगर सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो यही 3 घटा देंगे। इसलिए सबसे छोटी संख्या 33 में से 3 घटा 30, ये देखिए इसका आंसर आ गया। आपसे प्रश्न यही किया गया था 36, इसका आंसर आ गया। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा गया था, इसका आंसर 30। यहाँ बी और डी का गुणनफल पूछा गया था, लगाने के नियम में लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आता है।
अब इसको हमने निकाला बी और डी का गुणनफल, इसका आंसर आया ये। अब आ जाती है बारी इसकी बारी देखिए, इसको भी हम ऐसे विधि से बता देंगे, इसको भी ऐसी विधि से बता देंगे कि इसको भी आप बहुत झटके से तुरंत लगा देंगे। 36 छात्रों के समूह का औसत आयु 14। कितने छात्र हैं भाई? 36 छात्र हैं, इनका औसत कितना है? 14 वर्ष। एक शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए। आप जाने शिक्षक आ गया तो 37 लोग हो गए, शिक्षक सम्मिलित हो गया तो 37 लोग हुए। औसत आयु में एक वृद्धि हो गई, यानी ये औसत हो गया 15। प्रिय विद्यार्थियों, इसका 2 नियम मैं बताऊंगा और दोनों में से जो आपको पसंद आए उसे कर लीजिएगा। 36 छात्र थे और उनका औसत था 14 वर्ष। अब एक शिक्षक आ गया, इसलिए इसमें एक ऐड हो गया तो 37 हो गए। लिखा है कि औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 14 वर्ष है औसत आयु, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो ये 15 होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का होगा। अब इसमें पूछा है हमसे शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु पूछा है। तो शिक्षक की आयु प्रिय बंधु, इस प्रकार के जितने सवाल आए कि किसी भी समूह में एक व्यक्ति के बढ़ने से औसत में 1 की वृद्धि अगर हो जाती है तो इस तरह से लिख करके, पहले 36 की आयु दिया था, औसत आयु दिया 14, एक आ गया 37 हो गया, 1 वर्ष की वृद्धि दिखाया। ऐसे कंडीशन में आए हुए व्यक्ति का आयु निकालने के लिए या भार निकालने के लिए हम किसी विकर्ण को जोड़ देंगे, किसी भी विकर्ण को जोड़ देंगे। 36 और 15 51 और 37 और 14 भी 51। आप किसी को जोड़िए लेकिन विकर्ण को जोड़ना होगा। तो अब 36 और प्लस 15 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 51 वर्ष। शिक्षक 51 वर्ष का था। एक और विधि बता दे रहा हूं। ऐसे सवाल जिसमें छात्रों के समूह में शिक्षक सम्मिलित होता है और औसत आयु में 1 की वृद्धि होती है, ऐसे सवाल में छात्रों की संख्या, औसत और औसत में 1 वृद्धि को जोड़ देंगे, एकदम आंसर पे पहुंच जाएंगे। अध्यापक की आयु, शिक्षक की आयु ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। शिक्षक की आयु ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ये 36 है इनकी संख्या, 36 इनकी संख्या है, औसत है 14 और 1 औसत में वृद्धि है, सबको जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 51 वर्ष। 36 14 50 और 1 51। तो ये आपके सवाल ऐसे रहे जिसको आप देखते देखते लगा देंगे। आगे और भी ऐसे क्वेश्चन क्या समूह में एक ही व्यक्ति बढ़ेगा और औसत एक ही बढ़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे भी सवाल आएंगे कि समूह में 10 व्यक्ति बढ़ेंगे और औसत 5 बढ़ सकता है, औसत 2 बढ़ सकता है, औसत 0.2 भी बढ़ सकता है। डिफरेंट वाले सवाल को कैसे लगाएंगे? जैसे 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के शामिल होने पर औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है।
तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? प्रिय विद्यार्थी, आप सभी लोग जानते हैं कि औसत का जो फार्मूला होता है एवरेज का, वह कुल योग बटा कुल संख्या होता है। कुल योग बटा कुल संख्या। तो 10 नए विद्यार्थी आए हैं, उन 10 का औसत निकालना है, तो कन्फर्म है कि उनकी 10 की उम्र के योग में 10 से भाग देना होगा। ये बेसिक फंडा है, ये बेसिक नॉलेज है हम लोग का कि 10 नए विद्यार्थियों का योग अगर मालूम हो जाए, उनकी आयु का, और उनकी आयु का योग, जैसे यहाँ 40 विद्यार्थियों का औसत उम्र दिया है, 10 नए आ गए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई है। अब वृद्धि हो गई है तो निश्चित तौर से जो वृद्धि हुई है उतनी उम्र जो है उन सबों की आने वालों की ज्यादा होगी, लेकिन ये पता नहीं है कि 10 में से किसकी ज्यादा होगी, वो पूरे समूह में ज्यादा होगी। हम डायरेक्ट भी इस सवाल को लगा सकते हैं और हम बेसिक नॉलेज से भी लगा सकते हैं। अगर बेसिक नॉलेज से लगाते हैं तो 40 का औसत दिया ही है, 15 वर्ष, और ये 10 आ गए तो 50 हो गए। इनका दिया है कितना वर्ष, अब तो 10.2 बढ़ जाएगा, ये 15.2 वर्ष हो जाएगा, ये दिया गया है। बेसिक नॉलेज के आधार पर अगर हम लगाते हैं तो निश्चित तौर से इसका योग निकालेंगे। योग औसत में योग का नियम होता है, संख्या का औसत में जब गुणा करते हैं तो योग निकलता है। ये हमारी संख्या, इसमें गुणा जब करेंगे तो योग आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो योग आएगा 40 गुणे 15, 15 चौके 60, 600 आया। अब यदि इसका इसमें गुणा करते हैं तो योग आ जाएगा, इसका 50 का योग आएगा, 50 विद्यार्थियों की आयु का योग आएगा। यहां हम लिखते हैं स्पष्ट आयु योग। ये आयु योग आएगा, सामने सामने है, ये 40 का आयु योग आ गया और ये 50 से वैसे बता रहा हूं। तो अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये 0 को काट देंगे तो ये 10 हट जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, अर्थात 50 गुणे 15.2, 0 को गायब कर दें, 152 हो गया, 5 गुणा के 10, 5 पचे 25, 1 26, 5 गुणा के 10, 5 पचे 25 से 26, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5 2 7, ये आपका आ गया इतना। अब हमें निकालना है 10 की आयु का योग, तो 10 की आयु का योग, तो 10 की आयु 10 वाला इसमें सम्मिलित है, ये 50 में से 40 लगाएंगे तो 10 अलग होगा, तो इनकी योग से मतलब है। अब इसका योग निकालेंगे, 10 का योग, 10 की आयु का योग, 10 की आयु का योग 760 में से 600 घटा देंगे, कितना हो गया 160। अब इसलिए इसका औसत निकालेंगे, तो आपको बता दिया गया कि बेसिक नॉलेज यही होता है इसका औसत का, कि कुल योग में कुल संख्या से भाग देते हैं। तो हमारा कुल योग 160 है और कितने का है, 10 का है, कट गया, औसत आपका आ गया 16। भाई बहुत तो समय लग जाएगा बेसिक नॉलेज से। बेसिकली अगर मैथमेटिक्स लगाते हैं तो बहुत समय लग जाएगा, इतना हमारे पास समय नहीं होती है कंपटीशन में। अब कंपटीशन में नहीं समय होती है, तो हम ऐसे विधि को लेकर आएंगे और ऐसे मैटर को लेकर आएंगे जो तुरंत इसका आंसर निकाल दे। अभी तुरंत का तुरंत निकल जाएगा, देख लीजिए। अभी आप देख लीजिए, पहला ये 40 का औसत दिया है, 15 दिया है। अब इसके बाद ये 10 नए आ जाते हैं तो 50 हो जाते हैं, इसका औसत 15.2, इसकी वृद्धि हम अलग ले लेते हैं,
बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। इस 40 और 50 का रेशियो आ रहा है तो रेशियो ले लीजिए, कट गया 4 संबंधे 5, 4 संबंधे 5 हो गया। अब आपको वृद्धि देखना है कि कितना औसत में वृद्धि है, डायरेक्ट आ जाएगा। ये औसत में वृद्धि है ना 0.2 औसत में वृद्धि है, इसलिए औसत में कितना वृद्धि होगी प्रिय विद्यार्थियों, वो अब निकलने जा रहा है। देखिए 5 का 0.2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1, क्या आ गया 1। इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसका जो वृद्धि है उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अब कोई पूछेगा कि सर यहाँ अनुपात ले लिए हैं, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा उसी तरह गुणा होगा। कट रहा था तो कटा दिए और नहीं कटेगा तो इसी तरह गुणा हो जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, हम जान गए कि औसत में हमारी वृद्धि है तो 5 गुना 10 जरूर होता है, लेकिन दशमलव का स्थान पे लगाएंगे तो ये 0 का कोई मतलब नहीं, ये कहने हुआ। अब एक इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 10 नए विद्यार्थियों की औसत आयु निकल कर आ गई 15 प्लस 1 16 वर्ष। 1 वर्ष की वृद्धि हुई औसत में। इस तरह से छोटा में लगा देंगे। अब बेसिक लगाएंगे तो इस तरह से लगाना पड़ेगा। 40 का योग निकालेंगे, फिर 50 का योग निकालेंगे, 50 के योग में से 40 का योग घटाएंगे तो 10 का योग आ जाएगा 160, फिर 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 16। लेकिन यहाँ कितना आसानी से आ गया, मैंने इसका रेशियो लिया, इसका गुणा कर दिया, आ गया। एक और लाजवाब क्वेश्चन बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि तथा सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान होगा। देखिए अगर बेसिकली लगाते हैं तो अगर हम लगाएंगे समीकरण से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन हुआ और मैं इसका योग लिख दिया हूं। योग कैसे निकाला जाता है मैंने अभी बताया, 1 दिन, 2 दिन और ये 3 दिन का योग निकालना होगा। तो इस 3 दिन का औसत में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 3 गुणे कितना हो जाएगा 40। ये बेसिकली लगा रहा हूं, 120 आ गया। अब इसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका तापमान निकालें। ये भी 3 दिन हो रहा है, तो 3 गुणे 41, ये हो गया 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 123 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब इसको हम क्या कर देते हैं, 2 समीकरण बन गए हमारे, घटाए देते हैं। तो घटाएंगे तो ये माइनस 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 कट गया,
मंडे माइनस थर्सडे, थर्सडे इधर कितना आ गया भाई -3, -3। अब आप बताओ कि ये मंडे का तापमान आपसे पूछा गया है और थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का तापमान दिया कितना दिया 38 बराबर -3। ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो जुटेगा, अर्थात मंडे का हो गया -3 और प्लस 38 बराबर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो विद्यार्थी ये बेसिकली अगर लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, ये तीनों दिनों का तापमान का योग निकाल लेंगे और फिर घटा लेंगे तो ये दो जो कॉमन हो रहा है वो कट जाएगा, ये बच जाएगा मंडे और थर्सडे बच जाएगा, इसका अंतर इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे, आ जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लगाना आपको, आपको सिर्फ ऐसे लगा देना है जैसे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से इसका तापमान औसत तापमान दिया 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे इसका तापमान दिया है, सॉरी इसका 40 है और इसका 41 है दिया है। ये भी 3 दिन है और ये भी 3 दिन है। जब ये दिनों की संख्या दोनों समीकरण में बराबर रहे तब हम इस तरह से लगाएंगे, तब हम इस तरह से लगाएंगे। इसका अंतर कितना है, इसका डिफरेंस कितना है भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड करता है। आइए सीरीज कितने की है, 3 दिनों की है, इसलिए हम 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, कितना सेंटीग्रेड हुआ 3 सेंटीग्रेड हुआ डिफरेंट 3 सेंटीग्रेड हुआ। अब आइए देखिए, इधर यदि आपको जाना है तो घटा दीजिए, सॉरी इधर आपको जाना है तो जोड़ दीजिए और इधर आना है तो घटा दीजिए। इसका अर्थ समझिए, इधर आना है तो घटा दीजिए। इधर आने का मतलब थर्सडे का दिया हुआ है और मंडे का निकालना है। थर्सडे का दिया हुआ है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको निकालना है मंडे का, यहाँ निकालना है। तो मेरे बताने के अनुसार क्या करना है, घटाना है। तो ये जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर जो पाया गया, इसी को अब क्या कर दोगे, ये वाला लगेगा ना, अब इधर आना है घटा दो, लिखा हम 3 के सामने घटा दो, इधर आएंगे तो घटा देंगे और इसका देकर के इसको पूछेगा तो जोड़ देंगे। अर्थात 3 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। 38 सही है। इधर बाएं तरफ जाएंगे, आप ऐसे भी समझिए, दाएं तरफ जाने के लिए ऋणात्मक, दाएं तरफ जाने के लिए ऋणात्मक और बाएं तरफ जाने के लिए उल्टा हो गया क्या दाएं तरफ के लिए धनात्मक और बाएं तरफ के लिए ऋणात्मक, बायां ऋणात्मक दायां धनात्मक। तो ये देखिए दाएं तरफ जाने के लिए मैं लिखा हूं, अब बाएं तरफ के लिए लिखा हूं, तुरंत आ जाएगा। हम बहुत जानकार लगाएंगे तो ऐसे ही लगा देंगे पढ़ करके। देखिए 41 और 40 का अंतर 1 हुआ। अब सीरीज है 3 दिनों की तो अंतर 1/3 हुआ, अब 1/3 हुआ। अब बताइए बृहस्पतिवार का मान दिया है और हमसे सोमवार का पूछ रहा है, आने पीछे का पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है ना, तो पीछे जाने के लिए जोड़ेंगे नहीं, पीछे जाने के लिए घटाएंगे। अब घटा दीजिए 3, बस 35 आ गया, खत्म। 35 आ गया आंसर, खत्म का। फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूं। इसका अंतर लिया फट से और 3 दिन की सीरीज है तो 3 का गुणा, 4 दिन की सीरीज है तो 4 का गुणा और 5 दिन की सीरीज है तो 5 का गुणा। इसमें सवाल में 3 दिन की सीरीज है इसलिए 3 का गुणा किया, 3 डिफरेंट आ गया, 3 डिफरेंट आ गया। बृहस्पतिवार का दिया है, सोमवार का निकालना है तो पीछे न जाना है, पीछे जाने के लिए घटाई है, आगे जाने के लिए जोड़िए। इस सोमवार का 35 आ गया, तब बृहस्पतिवार का पूछता तो सोमवार के बाद में आता है, आगे जाना है तो जोड़ दीजिए 3, 38 आ गया, 35 3 38। अब चलते हैं थोड़ा
मुर्गी और बकरी वाले सवाल पे, मुर्गी और बकरी वाले सवाल पे। मुर्गी के कितने पैर होते हैं भाई? 8 पैर। गलत बता रहा हूं क्या? अरे ऐसे नहीं होता है, 4 ठो ऐसे, 2 ठो हुआ तो 8 हुआ कि नहीं? कहो सब मजाक कर रहे हैं। मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं। मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं। सिर कितने कितने होते हैं? सिर तो सिंगल होते हैं। इसका मतलब हो गया कि सिर और पैर पे जब सवाल चलेगा, मुर्गी 2 पाया और चौपाया पे जब सवाल आता है, ये रीजनिंग में भी आता है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन माना जाता है, कहीं औसत में भी पाया जाता है, कई जगह से पूछता है, इसको मैं बता दे रहा हूं। सिर और पैर, सिर अगर 45 दे दिया, इसका मतलब है कि मुर्गी और बकरी मिलाकर सब 45 है। अब पैर दे दिया 96, तो इसका मतलब है अब हम जान नहीं पा रहे हैं कितना पैर किसका है, कितना पैर किसका है, लेकिन लगाएंगे तुरंत। देखिए सवाल, किसी किसान के पास किसी किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 240, यदि कुल सिरों की संख्या 240 एवं पैरों की संख्या 640 हो, तो इसमें 2 सवाल पूछ सकता है। नंबर 1, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, और नंबर 2, बकरियों की संख्या कितनी होगी, बकरियों की संख्या क्या है। क्वेश्चन मार्क कर दिया तुमने। प्रिय विद्यार्थियों, इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, बता रहा हूं। सिर और पैर को आप लिख लो, एक तरफ आप लिख लो सिर और एक तरफ लिख लो पैर, हो गया। सिर की संख्या 240 है और पैर की संख्या 640 है। करना कुछ नहीं है। अब आपको देखिए, ये जो सिर है इसको किस में बदलना है? इसको बदलना है आपको पैर में। इसमें बदलना है पैर में। समस्या खड़ी हो गई। समस्या खड़ी ये हो गई कि पैर में तो हम लोग बदल ही लेंगे, लेकिन यहां अंतर है भाई। क्या अंतर है? मुर्गी के पास 2 पैर और बकरी के पास 4 पैर। का 6 का गुणा करेंगे? गलत हो जाएगा ना। क्या 2 का गुणा करेंगे? गलत हो जाएगा। क्या 4 का गुणा करेंगे? गलत हो जाएगा। हम बता देते हैं, जिसकी संख्या पूछेगा उसके पैर से गुणा नहीं करना है। जैसे अगर मुर्गी की संख्या हमसे पूछा है तो इसके पैर से गुणा नहीं करेंगे। इसमें पैर, सिर को पैर में बदलने के लिए पैरों की संख्या से गुणा करना होता है। सिर को पैर में बदलने के लिए पैरों की संख्या से गुणा करना होगा। तो हमसे अगर मुर्गी की संख्या पूछा है तो हम मुर्गी के 2 पैरों से नहीं गुणा करेंगे। कभी ध्यान रखिएगा, हम बकरी के पैर से गुणा करेंगे। बकरी कितनी? एक बकरी का पैर 4 पैर। तो हम अगर मुर्गी की संख्या पहले हेडिंग में डाले हैं, तो अब मुर्गी की संख्या निकालना चाहते हैं तो हम इसमें गुणा किसका करेंगे? 4 का करेंगे, बकरी के पैर से गुणा करेंगे। और यदि बकरी की संख्या निकालना चाहते हैं तो मुर्गी के पैर से गुणा करेंगे।
कन्फर्म है कि 4 से जब गुणा करेंगे तो इसका मान इससे ज्यादा आ जाएगा, और जब 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान इससे कम आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पैर का और जो बदले हैं इसके पैर का दोनों का अंतर करके 2 से भाग दे देंगे, संख्या आ जाएगी। जैसे हमें मुर्गियों की संख्या निकालना है, तो अब मैंने कहा कि बकरी के पैर से गुणा कर दो। बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 240 और गुणे कितना 4 माइनस 640। आपको मैंने बताया पैर में बदलने के बाद इन दोनों का अंतर लेना होगा। तो इसको पैर में जब हमने बदला तो ये 240 और गुणे 4 हो गया। अब ये पैर में बदल जाएगा, 24 चौका 96 960 पैर यहाँ हुआ 640। इन दोनों का अंतर लेकर 2 से भाग करना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ बुरा किया। जब हम कंपटीशन में होंगे तो हमको जानकारी होगी तो हम डायरेक्ट न कर लेंगे भाई। हमें मुर्गी की संख्या निकालना है तो सिर में बकरी की संख्या से गुणा करेंगे, तो 4 0 0 4 चौका 16 और 4 गुना 8 1 9 ऐसे कर दिए। ये हो गया पैर बदल गया, पैर में से इसको हटा देंगे। इस पैर को 640 बटा के 2 आया, 0 में से 0 गया 0 2 और ये 320 में 2 से भाग कर देंगे, 160 मुर्गियां होंगी। इसी तरह से अगर बकरियों की संख्या निकालना है तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे मुर्गी के पैर से। अब मुर्गी के पैर से गुणा करेंगे तो ये कम आएगा इससे, अर्थात ये होगा 480, आई हो गया 640। तो अब यहाँ 640 में से घटा लेंगे कितना, 2 का गुणा कीजिए, 2 0 0 2 चौके 8 2 दुना के 4, अब बटा के 2 से भाग अवश्य देना है। 0 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1 160, 2 कितना आ गया 80। अब देख लीजिए, ये बकरियों की संख्या 80 और मुर्गियों की संख्या 160, दोनों मिलाकर 240 होना चाहिए, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है। अब एक बल्लेबाज का क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूं आपको। कोई बल्लेबाज होता है और वह कुल 11 पारी खेलता है। कुल कितनी पारी खेलता है? 11 पारी, और उसका कुछ औसत निश्चित रहता है। कोई बल्लेबाज है, वह 11 पारी खेलता है, उसका कुछ औसत निश्चित रहता है, लेकिन वह 12वीं पाली में 108 रन बनाता है। किस पाली में? 12वीं पाली में 108। क्वेश्चन लिख देता हूं। कोई बल्लेबाज 12वीं पाली में 108 रन बनाता है, जिससे औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। 2 की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछता है। नंबर 1, 12वीं पाली के बाद रनों का औसत होगा, ये पूछता है। नंबर 2, 12वीं पाली के पहले रनों का औसत। आपको मैं बता दूं, आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए। 12वीं पाली में 108 रन बनाता है, 13वीं पाली अभी खेला वाला नहीं है। कंफर्म? 12वीं पाली खेला है लेकिन 13वीं पाली खेला नहीं है, सवाल बता रहा है। उसके पहले सभी पाली खेला, 11वीं पाली खेला है। तो 12वीं, इसमें
ये 12वीं पाली के बाद रनों का जो औसत पूछ रहा है वो 12वीं पाली का ही औसत बताना है, और ये 12वीं पाली के पहले इसका मतलब 11वीं पाली का औसत बताना है। आप यहाँ बस केवल नोट कर लेंगे, एक 12वीं पाली और रन बनाया कितना 108। आप 11वीं पाली यहाँ नोट कर लीजिए, 11वीं पाली नोट कर लीजिए। अब औसत में कितना की वृद्धि हुई वो भी आपके पास ही है, 2 रन की वृद्धि हुई है। अब आपको बता दे रहा हूं कि इसमें आपको बहुत ज्यादा माइंड खपाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अभी बता चुके हैं 12वीं पाली के बाद कोई पाली वह नहीं खेला, इसका मतलब 12वीं का औसत बता देंगे तो वह 13 उसके बाद वाले को ही संकेत करेगा। लेकिन 12वीं पाली से पहले 11वीं पाली खेली गई थी, इसका तो औसत निश्चित है कि मिलेगा ही। लेकिन 13वीं पाली 12वीं पाली के बाद अर्थात 13वीं पाली खेला नहीं है, इसलिए 12वीं पाली का औसत ही बता के क्वेश्चन को संतुष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको बता दूं औसत वृद्धि जब दिया रहता है इसका मतलब है कि खिलाड़ी ने उस दिन अपने स्ट्राइक रेट से ज्यादा रन बना दिया है, ज्यादा बना दिया है, अर्थात सही जगह पे लाने के लिए घटाना पड़ेगा तब ना, जितना ज्यादा बनाया है। औसत बढ़ने का मतलब यही होता है कि जितना वो बनाया था उससे ज्यादा रन बनाया है, तो पुराने औसत पे लाने के लिए उसको उतना क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा बनाया उतना घटाना पड़ेगा। अर्थात जब यहाँ औसत में वृद्धि दिया हो तो सवाल घटा के लगेगा, और जब औसत में कमी दिया रहेगा तो सवाल जोड़ कर लगेगा। इतना बात है ध्यान। अब मैं ले चलता हूं, इस पर डिफाइन कर देता हूं। 12वीं पाली के बाद पूछेगा, अगर इसका पूछेगा तो इसका गुणा करके घटा देना, यदि इसका पूछेगा तो इसका गुणा करके घटा देना, यदि इसका पूछेगा तो इसका गुणा करके घटा देना, बस यही करना है। समझ में आ गया? 12वीं पाली का अगर पूछ दिया तो 11 गुना के 22 घटाएंगे, इसमें से 22 रन। यदि 12वीं पाली के बाद का पूछेगा तो 11 गुना के 22 घटा दिया, यदि हमसे 11वीं पाली का पूछेगा तो 12 गुना के 24 घटा देंगे इसमें से। इस प्रकार से ये 12वीं पाली के बाद के रनों का औसत पूछा है तो 11 का गुणा कर देंगे, 12वीं का पूछेगा तो 11 का गुणा करेंगे, 108 में से 11 गुना के 22 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये 10 में से 2 गए 8, 86। 12वीं पाली के बाद रनों का औसत 86 होगा। ठीक है, अब यदि 12वीं पाली के पहले 11वीं पाली का पूछेगा तो इसके ऊपर 12वीं पाली इसका गुणा कर देंगे, 12 गुना के 24, इसको घटा देंगे, अब आ जाएगा 4 और ये हो गया 8, 84। आप मिला सकते हैं। सवाल में लिखा है कि कोई बल्लेबाज 12वीं पाली में 108 रन बनाता है जिससे औसत रनों की संख्या में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। आपके सामने मेरा उत्तर है, आप देख लीजिए, ये 2 रन औसत बढ़ा है कि नहीं, यहाँ 84 है तो यहाँ 86 है। ये पहले 12वीं पाली से पहले का मतलब हुआ 11वीं पाली। 11वीं पाली में 84 का स्ट्राइक रेट था, अब 12वीं पाली में उसका 86 का हो गया है। 2 रन औसत बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले भाग में लेकर आएंगे शेष क्वेश्चनों को, तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।